हेलो दोस्तों, एजुकेशनल पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं फिजिक्स का रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, प्रतिरोध के बारे में बताना और उसका जो संयोजन होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और मिश्रित क्रम। जो आपका प्रतिरोध होता है उसका जो संयोजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध देखिए क्या होता है, ये धारा का विरोध करती है, ठीक है। इसको सूचित किससे किया जाता है जी? इसको आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। इसका संयोजन 3 तरीके से होता है। एक होता है किस क्रम में? समांतर क्रम में। एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है किस में? मिश्रित क्रम में। तो हम लोग को फिलहाल 10th में 2 ही क्रम पढ़ना था, जिसमें से आपको समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तीसरा अगला होता है मिश्रित क्रम संयोजन, जो इसमें पढ़ेंगे और साथ साथ इन दोनों को भी देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो संयोजन होता है कि देखिए, जब प्रतिरोध का मान आपको बढ़ाना है, मान लीजिए प्रतिरोध हो गया, इसका मान आपको बढ़ाना है, ठीक है, या उसको घटाना है। जब बढ़ाना है या घटाना है तो उसको किसी निश्चित क्रम में जोड़ दिया जाता है, ताकि उसका जो मान है वो बढ़ जाए या घट जाए। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ये प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है, ये आपको पता चल गया है। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए दी हुई है कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन किस क्रम? प्लस श्रेणी क्रम में। देखिए, जब प्रतिरोध का मान आपको बढ़ाना होता है ना, तो उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जब घटाना हो तो आप क्या करेंगे? समांतर में जोड़ेंगे। चलिए श्रेणी क्रम में देखते हैं। श्रेणी क्रम में होता क्या है कि ये प्रतिरोधों का वैसा संयोजन होता है जिसमें क्या होता है, प्रतिरोध के ध्रुवों को विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है। उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब प्रतिरोध का क्या कहते हैं, विपरीत ध्रुवों से, यानी कि ये प्रतिरोध हो गया, इसका देखिए, इसका ये वाला यानी अंतिम वाला और दूसरे वाले को पहले वाला, देखिए विपरीत हुआ, पहले वाले को दूसरा, दूसरे वाले को पहला। अब चलिए फिर आप तीसरे वाले को लीजिए, तीसरे वाले का क्या होगा? तीसरे वाले को आप दूसरा लीजिए, आप पहला लीजिए, फिर पहले वाले को क्या लीजिएगा? दूसरा छोड़ लीजिएगा। जब इस क्रम में जुड़ा रहेगा तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब यहाँ पर दिया श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा समान होती है तथा विभवांतर भी होती है। यानी इससे जो धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आई निकल रही है तो यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा। इसका विभवांतर क्या होगा? चेंजिंग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर V1 है और यहाँ से ये क्या है? यहाँ से ये V2 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? V3 हो गया। यानी हर एक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का होता है भिन्न भिन्न होता है। इतना बात समझ गए। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, इसका थ्योरम निकालना है। ये प्रतिरोधों का कौन सा क्रम है जी? श्रेणी क्रम संयोजन है। ये प्रतिरोध है जिसमें R1 जुटा है, एक R2 है और तीसरा का है जी R3 है। R1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी A से लेकर B तक कितना है जी? ये V1 है। और B से लेकर C तक कितना है? V2 है। और C से लेकर C3 तक कितना है जी? V3 है। यानी कि यह 3 प्रतिरोध जोड़ा गया जिसका विभवांतर क्या है जी? अलग अलग है। और इससे धारा तो आपको पता है क्या जाएगी? एक समान जाएगी, यानी धारा जितना यहाँ से जाएगी वही यहाँ तक रहेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका समतुल्य निकालना है, तो ये को ले लीजिए प्रतिरोध। यानी जो काम ये 3 कर रहे हैं वो काम क्या कर रहा है? सिर्फ एक ही कर रहा है। इसका भी धारा भी आई हो जाएगा, अब जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। ये समतुल्य के लिए है। चलिए आगे दिया हुआ है, माना कि 3
ये प्रूव किया गया। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 जिनसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिससे प्रवाहित धारा तो I होगी क्योंकि इससे धारा समान होती है तो I होगी, तथा प्रत्येक अवरोध का विभवांतर V1, V2 तथा V3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका विभवांतर जो है वो अलग अलग होता है। समझ गया लो, V1, V2 और V3, यानी कि ये तीनों का होता है अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ओम का नियम पता होगा। ओम का नियम किसको किसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ओम का नियम लिखिए। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं ओम का नियम से कितना होता है जी। V इक्वल टू IR होता है कि नहीं, ये बताइए। होता है कि नहीं, बोलिए। V इक्वल टू IR होता है। चलिए, ओम का नियम V इक्वल टू IR होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, R1 प्रतिरोध को निकालने, सर ये तो V1 है तो V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू IR, यानी V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू सेम, उसी तरह से I समान है, प्रतिरोध चेंज है और विभवांतर चेंज है। V3 इक्वल टू कितना होगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, वही तीनों लिखा गया। इसको समीकरण 1, इसको 2, इसको और 3 ले लो। समझ गए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 से करिएगा तो क्या होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए V इक्वल टू IR1, IR2, IR3, यानी कि ये किसके लिए है जी, बताइए। तो जब V का वैल्यू निकालिएगा, V इक्वल टू V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I1 R2, V3 इक्वल टू I1 IR3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, I सब में कॉमन है कि नहीं है, I कॉमन हो गया। बचेगा का, यहाँ से I कॉमन कर ले तो R1, R2 और R3 बच गया। ये V1, V2 और V3 क्या है, इसका एक समतुल्य ले लीजिए क्या, V, यानी ये टोटल तो धारा जाता है वो कितना जाता है, V जाता है, और वो किस में बढ़ता है, V1, V2 और V3 में बढ़ जाता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया समतुल्य के लिए V इक्वल टू IR हो जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से लीजिए, तो यहाँ पर V की जगह IR करिएगा तो I से I कट जाएगा, यानी R का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितना दिया रहेगा उतना आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें होगा क्या कि मान लीजिए स्थितियाँ कुछ देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको प्रतिरोध निकलना है 50, तो 50 निकलना तो ये थोड़ी ना है कि 3 ही तक लेकर जाइएगा आप इसका वैल्यू 50 तक लेकर जाइए, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस DS R3 R4, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं RN तक, यानी जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, सीधा जोड़ देना है बस। ये आपका हो जाएगा कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन का पहला स्थिति। दूसरा स्थिति ये बोलता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। यानी इसमें ये जो वैल्यू होता है ये वाला जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमेशा बड़ा होता है, किससे, इससे बड़ा होता है। यानी जब 2 4 जोड़ेंगे इसमें तो बड़ा कौन आएगा, ये वाला आएगा, समतुल्य प्रतिरोध से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी R1 होगा उससे भी बड़ा हो जाएगा कौन, R2 है उससे भी बड़ा हो जाएगा कौन, R। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। सॉरी हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन आपको पता है ये किस क्रम में लगा जाता है जी, जब प्रतिरोध को मान घटाना होगा तब। इसको देखिए सबका ध्रुव एक ही साथ जोड़ा जाता है, यानी पहला का ध्रुव अगर पहले से जुड़ा है तो दूसरों को भी पहले से जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें जो होता है धारा अलग अलग हो जाएगी और विभवांतर का होगा सेम होगा। यहाँ देखिए प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें धन ध्रुवों को एक साथ जबकि दूसरे ध्रुवों को विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन पर
प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है, जबकि धारा क्या होती है जी, अलग अलग क्यों होती है। मान लीजिए यहाँ से देखिए, इसको देखिए थोड़ा, यहाँ से आई जा रहा है, आई जा रहा है, तो यहाँ से आई आया, अब ये आई आया तो इधर देखिए I1 में भी बट गया, I2 में भी बट गया और I3 में बट गया, क्योंकि 3 यहाँ पर लगा हुआ है। क्या 3 यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, तीनों समांतर क्रम, ऊपर नीचे और उसके नीचे। तो यहाँ से देखिए एक इधर जाएगा धारा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, 3 क्रम में जा रहा है, तो इसलिए आई जो होगा वो 3 भागों में बच जाएगा और इसका जो विभवांतर है क्या होगा, भी ही रहेगा। ठीक है, समतुल्य का निकालिएगा तो क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट होगा, एक प्रतिरोध लगा लीजिए, धारा सेम हो जाएगा और विभवांतर जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप मान लीजिए, माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, जिसे किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। फिर लगाइए आप किसका, ओम का नियम याद है तो उसको लगाइए। कैसे बनेगा सर, प्रथम प्रतिरोध के लिए V = IR1। सर ये कैसे होगा, आपको पता है V तो सेम होता है, I1 और R2 ये सब चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर I1 का वैल्यू निकालिएगा तो कैसे होगा, V चल जाएगा ऊपर, R1 चल जाएगा नीचे। सेम उसी तरह से I2 का भी वैल्यू निकालिएगा तो सेम होगा V/R2 हो जाएगा। चलिए आप R3 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। ठीक है, समतुल्य का लिए निकालिएगा तो V = IR हो जाएगा और I का वैल्यू कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो I है वो 3 भागों में बटा है ना, किस में बटा है, एक I1 में, एक I2 में और एक किस में बटा है, I3 में बटा हुआ है। देखिए उसको पीछे जाकर देखिए तो देखिए 3 भागों में बटा हुआ है, तो यहाँ पर I का वैल्यू जो है वो I1 I2 + I3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, आगे देखिए। अब यहाँ पे तीनों को क्या कहते हैं, ये समतुल्य हो गया। अब करिएगा का I का वैल्यू निकालिएगा तो I1 + I2 + I3 हो जाएगा। तो I का वैल्यू कितना है सर, तो I कहाँ है जी, यहाँ पर है। अच्छा, I = V/R है, बिल्कुल V/R है। चलिए इधर कितना है, I1 = देखिए कितना है, V1/R है, I2 = कितना है, V2/R है। चलिए उसी तरह से आप क्या करिएगा, यहाँ पर सबको बैठा दीजिए, सब में भी है, इधर भी है तो भी कॉमन कर लीजिए तो ऊपर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और इस भी से ये भी कट जाएगा, यानी 1/R = कितना आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इसकी कुछ स्थितियाँ को देख लेते हैं। चलिए स्थितियाँ में पहला ये है, पहला क्या है जी, जब n प्रतिरोध है, यानी कि जब उसमें n था तो सीधा जोड़ते थे, इसमें n होगा तो क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी जितना प्रतिरोध दिया जाएगा, 100 दिया है तो 1/100 कर दे, जितना कहेगा उतना निकाले। ये देखिए, ये कभी कभी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तौर पर पूछता है कि जब 2 प्रतिरोध हो तो क्या करिएगा, तो 2 है तो 1/R कितना होगा, 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 1/R दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, R1 R2। ठीक है, यहाँ पर कितना चल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आप R का वैल्यू निकालेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, यानी R हो जाएगा R1 + R2, R1 + R2 सॉरी R1 R2/R1 + R2 हो जाएगा। यहाँ पर गलत दिया, थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ये होता है। ठीक है, ये चल जाएगा R1 R2 पर, अब बट्टा में हो जाएगा R1 + नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है, प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान होता है वो कितना होता है जी, जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है, अन्य प्रतिरोधों से छोटा होता है,
R1 लो, R2 लो, सबसे छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम तो हो गया, समांतर क्रम हो गया। अब हम बात करते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम संयोजन। सर ये मिश्रित क्रम संयोजन मतलब कि जिसमें श्रेणी क्रम लगा हो और समांतर क्रम, दोनों क्रम में क्या किया गया हो, प्रतिरोधों को जोड़ा गया हो। अच्छा सर ये तो समांतर क्रम में लग गया, फिर श्रेणी क्रम भी ये हो गया। फिर नीचे देखिए, श्रेणी क्रम में भी जोड़ दिया गया, समांतर क्रम में भी जोड़ दिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम, मिश्रित क्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए, मान लीजिए कि इसमें जो इसका स्तंभ है, मान लीजिए m गुण n प्रतिरोध, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, जो छोटा r है, m पंक्ति है, इस प्रकार रखा गया। प्रत्येक पंक्तियों का n संख्या है, प्रत्येक पंक्ति में उपस्थित कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस n पर। तो क्योंकि जो R1 यहाँ पे जोड़ा गया है, देखिए ध्यान से, वो श्रेणी क्रम में ही जोड़ा गया है ना R1 को, यानी कि R इक्वल टू R प्लस R जितना दिया है उतना तक हो जाएगा, यानी R इक्वल टू n बार हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर दूसरे की तरफ चलेंगे तो क्या है जी, उसके बाद ये समांतर क्रम में जोड़ा गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। यानी इसका समतुल्य जब निकालिएगा ना, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, स्तंभ की संख्या बटा पंक्ति की संख्या और गुणा हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आपका ये हो गया। चलिए इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में आप लोग को इस पर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए